हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश। लर्न विथ नीतीश में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में थोड़ा सा जाने थे। आज हम 2D और 3D के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ऑयलर सूत्र, एक चैप्टर है ऑयलर चैप्टर, उस चैप्टर को पढ़ने से उस चैप्टर का जो भी आप के सूत्र है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को जान लेते हैं, क्योंकि क्लास 8 की बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ऑयलर सूत्र होता क्या है। तो F प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस टू। यहाँ ध्यान दीजिए, यही यही फॉर्मूला रहेगा। अगर कभी कभी सीधा ये दे देगा या फिर इस फॉर्मूला को घुराकर इस तरह से दे देगा। घुराकर क्या देगा कि F प्लस वी, ई क्या है, प्लस में है, बराबर के इस साइड था, राइट साइड, हम क्या किए, प्लस में ई, तो उसको हम क्या किए, लेफ्ट साइड ले आए, क्या किया, माइनस। यानी कि यही फॉर्मूला को आपको इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए F या तो ये फॉर्मूला रहे या ये फॉर्मूला रहे, दोनों बात सेम है। अगर इस तरह रहे तो क्या होगा, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, F प्लस वी, और यहाँ देखिए ई प्लस में था, ई को इस साइड जैसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू टू। यहाँ पर कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में से कौन ऑयलर सूत्र है, तो आप देखिए या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप F है क्या, तो F बराबर फेसेस, जिसको बोलते हैं फलकों की संख्या, V बराबर वर्टिसेस, शीर्ष बिंदुओं की संख्या, और E बराबर एजेस यानी कि किनारों की संख्या। कहने का अर्थ है फलक किसको बोलते हैं, शीर्ष किसको कहते हैं, और आपका जाके किनारा किसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये लिए हैं घनाभ, घनाभ लिए हैं, ये 3D फिगर है ना। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, ये हो गया फलक, फिर ये भी फलक, ये भी क्या है, फलक, ये भी फलक है, नीचे भी फलक है, इधर भी फलक है। अब बोलेंगे शीर्ष किसको बोलते हैं, तो ये जो बिंदु सब दिख रहा होगा, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु, 8 बिंदु, इस तरह जो बिंदु दिख रहा है ये क्या है, आपका जाके शीर्ष है। और उसका किनारा ये देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह करके किनारा है। तो ध्यान दीजिए, हम अभी जानेंगे घन या घनाभ के बारे में, क्योंकि घन में जितना शीर्ष होता है उतना ही घनाभ में होता है, घनाभ में जितना किनारा होता है उतना ही घन में होता है, और घन में जितना शीर्ष होता है उतना घनाभ में होता है। तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बोला गया निम्न आकारों के लिए ऑयलर सूत्र को सत्यापित करें, यानी कि एक हम घन या घनाभ लेते हैं और उसका ऑयलर सूत्र को सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिए एक घनाभ। देखिए यहाँ पर जो बोर्ड में बनाया गया है, व्हाइट बोर्ड में, ये क्या है, 2D फिगर। हम जो हाथ में लिए कैसा है, 3D फिगर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इस सूत्र को सत्यापित करने के लिए हमको क्या चाहिए, F चाहिए, फलक चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है ऑयलर सूत्र का, ऑयलर ऑयलर सूत्र, ऑयलर कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा या आइलर, दोनों एक ही बात है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, यानी कि F बराबर फलक होता है। तो F कितना होगा, पहले ये तो आपको निकालना पड़ेगा कि F आखिर कितना है, F कितना है, E कितना है, V कितना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं F। देखिए ये अभी घनाभ है ना, और 3D फिगर है, तो इसमें हम लोग एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फलक कितना गो है, एक, इसके जस्ट अपोजिट 2, फिर यहाँ 3, इसके जस्ट अपोजिट 4, ये हो गया 5, और ये हो गया अपोजिट में 6, यानी कि फलकों की संख्या हमको पता चल गया 6 है। अब हम फलक के बाद क्या देखेंगे, वर्टिसेस, आखिर किनारा कितना गो। तो ध्यान दीजिए, 1, 2, सॉरी किनारा नहीं, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 5, 6, 7, 8, यानी कि हमको किनारा एज पता चल गया कितना है, सॉरी एज नहीं, वर्टिसेस वी पता चल गया, वी बराबर कितना हो गया 8। अब हम एज देखेंगे, किनारा आखिर कितना हुआ है, तो ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 को देख लिए, 1, 2, 3, 4। इधर देखते हैं अब उसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12, यानी कि हम पता चल गया किनारा कितना है, 12, किनारा हो गया 12। अब इस फॉर्मूला में देखिए बैठा कर देखते हैं, ये बराबर के लेफ्ट साइड वाला को LHS बोलते हैं और बराबर के राइट साइड वाला को RHS बोलते हैं। क्या इस फॉर्मूला में बैठाने पर अगर LHS और RHS बराबर हो गया तब बोलेंगे कि यह सत्यापित है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऑयलर सूत्र में क्या होता है, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस टू। F बराबर कितना है 6, V बराबर वर्टिसेस 8, एजेस कितना निकाले हैं 12 प्लस 2, 8 6 14 हो गया, और 12 2 14 हो गया। तो बिल्कुल LHS और RHS बराबर है, तो यानी कि प्रूव्ड हो गया, यानी कि ऑयलर सूत्र में सत्यापित हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लिए हैं। क्या क्वेश्चन है, जरा देखने का प्रयास कीजिए।
पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि एक बहुफलकी में यदि f बराबर v इज इक्वल टू 5 है, यानी कि फलक और वर्टिसेस अगर मान लेते हैं कोई आकृति है, बहुफलकी कहने का मतलब होता है बहुत सारे फलक होते हैं, तो वही बोलता है कि उसमें क्या है कि f और v यानी कि फलक की संख्या और वर्टिसेस शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितना है 5 है। तो इस आकार में किनारों की संख्या होगी, यानी कि आपको एज पूछा जा रहा है कि आखिर किनारा कितना होगा। ठीक है, किनारा यानी कि ये सब पार्ट बोल रहा है, ये सब कितना होगा, 1 2 इस तरह करके कितना। तो हमको पता नहीं है कि ये कौन सा बहुफलकी तो बोला गया, लेकिन क्या है, घन है, घनाभ है या फिर शंकु है, क्या है ये नहीं पता हमें। तो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयलर सूत्र का फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर 5 हो गया, वी बराबर कितना दिया है 5 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए टोटल कितना वो आपका देखिए, अगर हम देखें कि अल्फाबेटिकल कितना है 1 2 3 और एक नंबर है, तो हमेशा 3 में से 2 दिया हुआ रहना चाहिए, तब चौथा निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि एफ और वी दो को दे दिया, हमको एज पूछा गया, आखिर किनारों की संख्या क्या होगी हमें नहीं पता है। क्या करेंगे, किनारा निकालेंगे, वही कौन सा सूत्र से, ये ऑयलर सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, ऑयलर सूत्र से क्या होता है ऑयलर सूत्र, ऑयलर सूत्र क्या होता है, एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2। अब ध्यान दीजिए फलक कितना है 5, वर्टिसेस कितना है 5, एज तो हमको निकालना है +2, 5 और 5 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू ई प्लस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमको एज निकालना है, तो एज को अकेला यानी कि किनारा को अकेला छोड़ देंगे, ये जो नंबर में 2 है प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 10 - 2 इज इक्वल टू ई। अब देखिए 10 में से 2 गया कितना हो गया 8 बराबर ई, यानी कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि किनारा जो हो गया कितना हो गया 8, यानी कि जो भी ये बहुफलकी है उसमें किनारों की संख्या कितना है 8 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उससे यही कॉन्सेप्ट से, यही फॉर्मूला से रिलेटेड और एक लिए है, बोलता है निम्न में से कौन एक बहुफलकी के लिए सत्य नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कभी कभी गलती में सत्य हो सकता है वो देख लेते हैं, सत्य नहीं हो सकता यानी कि LHS और RHS बराबर न हो, यानी कि f प्लस v का मान और e प्लस 2 का मान जो बराबर नहीं हो उसी को बोलते हैं सत्यापित नहीं करना। तो देख लेते हैं चेक करके, है ना, f प्लस v फॉर्मूला होता है f प्लस v इज इक्वल टू e प्लस 2। यहाँ पर फलक कितना है, तो फलक की संख्या कितना है 4 प्लस v कितना है 4 इक्वल टू एज कितना है 6 प्लस 2, 4 4 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, यानी कि ये तो आपका जाके बहुफलकी है, मतलब कि सत्यापित करता है ऑयलर सूत्र को। दूसरा चेक करते हैं बी नंबर, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। ये ए नंबर तो आपका ऑयलर सूत्र को सत्यापित कर रहा है, तो हम देख रहे हैं बी ऑप्शन। फलक हो गया 8, वर्टिसेस हो गया 6, देखिए फलक 8 है वर्टिसेस 6 इज इक्वल टू एज हो गया 12 प्लस 2, 8 6 14 हो गया और 12 और 2 14 हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो ऑप्शन 2 बी है ये भी आपका जाके ऑयलर सूत्र को सत्यापित कर रहा है। नेक्स्ट अब लेते हैं सी नंबर, सी ऑप्शन, फलक हो गया एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2, फलकों की संख्या है 12, वर्टिसेस कितना है 20, एज कितना है 30 प्लस 2। अब इसको हम जब चेक करते हैं 20 और 12 32 हो रहा है और 30 और 2 32 हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी की ओर बढ़ते हैं हम। ऑप्शन डी में क्या है कि एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है, एफ 6 हो गया, वर्टिसेस 4 हो गया और एज है आपका जाके 6 और प्लस 2। अब ध्यान दीजिए 6 4 10 हो गया और 6 2 8 हो गया, तो यानी कि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर बोला गया कि बहुफलकी के लिए सत्य नहीं हो सकता है, तो कौन सत्य नहीं है ये, क्योंकि इसमें LHS और RHS का मान बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ठोस आकारों का चित्रण। इसमें क्या है द्विविमीय यानी कि जिसको हम लोग 2D बोलते हैं तथा त्रिविमीय जिसको हम लोग 3D बोलते हैं, यानी कि 2D और 3D आकृति का परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2D आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। 2D आकृति का आयतन नहीं होता है, इसलिए हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल जानेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, तो देखिए आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 × L प्लस बी। यहाँ पर देखिए इसको लंबाई प्लस चौड़ाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि L फॉर यहाँ पर लेंथ जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं और V फॉर ब्रेथ जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आयत का परिमाप क्या हो गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L × B भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, हम देखिए आयत के बारे में
वर्ग के बारे में, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, वर्ग का परिमाप क्या है कि 4 गुना भुजा, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका 4 इंटू ए भी लिख सकते हैं, यानी कि ए बराबर क्या आ जाएगा वहां पर भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, जिसको हम लोग भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब वर्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं बी इंटू एच। ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए क्या करना होगा, समांतर चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। अब यहाँ पर आधार किसको मानेंगे और ऊंचाई किसको मानेंगे, हम क्या करेंगे, बिंदु ए से उसके सम्मुख भुजा पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, और जिसके वजह से यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री, जिसका नाम हो जाएगा, मान लेते हैं एम ले लिए। तो ये जो होगा ना, ये वाला हाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइट, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई। और जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, कौन सी भुजा पर बन रहा है, डीसी पर, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, BASE, बेस, जिसको आधार। अब ये हो गया ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का ये ऊंचाई, और ये क्या हो गया, आधार, ठीक है। अब उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बी इंटू एच। अब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी देखिए, फिर से उसको बता दे रहे हैं। समलंब चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर, उसी को समलंब चतुर्भुज, जैसे ए बी सी डी। अब क्या बोला गया है इसमें कि बोला 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कहने का अर्थ क्या है, समांतर भुजा कहने का मतलब था ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा आपस में समांतर है, क्योंकि ये दोनों भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो कटेगा नहीं थी, यानी कि यही दोनों भुजा समांतर है, यानी कि ये वाला भुजा का लंबाई और ये वाला भुजा का लंबाई। अगर मान लेते हैं ये 5 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर कौन सा होगा, अपोजिट, यानी कि एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या करेंगे, लंब 90 डिग्री बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, उसका ऊंचाई कहलाएगा, यानी कि ये वाला हो गया एच, हाइट, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए बराबर छोटी भुजा और बी बराबर बड़ी भुजा मान लीजिए, इंटू एच, यानी कि ऊंचाई। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज के बारे में भी हम बता चुके हैं। देखिए, सम चतुर्भुज हो सकता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, यानी कि वर्ग के अपोजिट शीर्ष को पकड़कर खींच दें तो सम चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से एक सम चतुर्भुज बनाते हैं। एक मान लेते हैं ये सम चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सभी भुजाएं बराबर है। तो क्या बोला गया है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण करने का मतलब जैसे ए बी सी डी है, तो पहला विकर्ण ये हो गया एक विकर्ण, और दूसरा विकर्ण ये हो गया, यानी कि AC इंटू BD, यही बोला गया है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा। हम इसको ये लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर लिखना है किसी को, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। डी बराबर डायगोनल होता है, यानी कि पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अब पढ़ेंगे वृत्त का परिमाप। आप लोग जानते होंगे वृत्त क्या होता है। देखिए इस प्रकार से वृत्त होता है। वृत्त का क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि ये वृत्त का परिमाप कहने, परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए, आप परिधि लिखिए सबसे बेटर रहेगा इसमें, है ना, परिधि बोलेंगे, वृत्त की परिधि। परिमाप को नहीं लिखेंगे, परिधि, दोनों बात एक ही है, परिधि वृत्त के लिए परिधि होता है। अब इसमें है क्या कि चारों ओर के माप को ही क्या बोलते हैं, वृत्त के परिमाप या परिधि कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आर यहाँ पर आर बराबर रेडियस, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलते हैं, बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि इसके केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि में स्थित किसी बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, यानी कि ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, तो असंख्य, यानी कि अनंत हो सकते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ हर एक त्रिज्या की दूरी हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ से अगर 5 है तो ये भी 5, 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 यानी कि बहुत सारे त्रिज्या हम लोग खींच सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसीलिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला था 2πr। आर बराबर यहाँ पर त्रिज्या, रेडियस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई, देखिए पाई यहाँ पर क्या है, पाई का मान होता है
पाई का मान 22/7 होता है। ये आपको पहले से समझ में आ जाना चाहिए अपने आप। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, पाई का मान क्या लेना है, तो 22/7 लेना है, या फिर पाई का मान 3.14, दोनों का मतलब वही है। 7 से 22 को भाग दिया कि यही मान आता है 3.14। तो आपको क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो रहेगा कि पाई का मान क्या लेना है, तो 22/7 लीजिए। अगर वहां पर दिया हो रहेगा कि नहीं पाई का मान 3.14 लेना है, तो वहां पर 3.14 ले लीजिएगा। पाई का मान ऑलरेडी आपको नहीं दिया हो रहेगा तो आप 22/7 लीजिए, और दिया हो रहेगा तो वो 3.14 दिया हो रहेगा। ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पर व्यास एवं त्रिज्या में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, तो ध्यान दीजिए, हम दो गो त्रिज्या को आपस में जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ ये हुआ, ये देखिए, एक त्रिज्या यहां से यहां हो गया, दूसरा त्रिज्या देखिए हम डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। ये आपका मिडिल पॉइंट था, है ना, ओ केंद्र बिंदु। अब वहां से एक हो गया ओ ए, और इधर मान लेते हैं आपका देखे पी, एक है ओ पी या फिर पी ओ। ठीक है, पी ओ एक त्रिज्या हो गया और ओ ए दूसरा त्रिज्या हो गया। और हम बता चुके हैं कि त्रिज्या की दूरी हमेशा बराबर होता है, ये वाला और ये वाला दोनों का दूरी सेम होगा। अब दो गो त्रिज्या को मिलाते हैं तब एगो व्यास बनता है। यानी कि अगर पूरे को बोल दें, पूरा को क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, यानी कि वृत्त के परिधि से अगर दो बिंदु, वृत्त के परिधि में अगर दो बिंदु लिए हैं और वो दोनों बिंदु को मिलाने के लिए केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। यानी कि यहां से लेके यहां तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यानी कि पी ए क्या कहलाएगा, आपका व्यास। यानी कि छोटे छोटे दो त्रिज्या को आपस में जोड़ दिए क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। देखिए एगो आर और एगो आर कितना हो गया, 2r इज इक्वल टू क्या, डी। अब ध्यान दीजिए, अगर त्रिज्या कभी निकालना है तो r बराबर क्या होता है, d/2। यही इसका रिलेशन, ये वाला या फिर ये। यानी कि क्या बोला गया है कि त्रिज्या व्यास जो होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है, हमेशा याद रखिए, त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। देखिए व्यास जो है त्रिज्या का कितना गुना है, 2 गुना है। यानी कि 2 बार, अगर मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का दूरी अगर 5 है और यहां से यहां तक का भी 5 है, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है, ये 5 ये भी 5, तो 5 और 5 10, यानी कि व्यास कितना हो जाएगा, 10। यानी कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। यानी कि रिलेशन अगर पूछे तो 2r बराबर d। अब क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह दे दिया जाता है, देखिए कि आपको क्वेश्चन में देगा व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको निकालने बोलेगा कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, r बराबर क्या लिखिएगा, d/2, क्योंकि ये देखिए रिलेशन यही है। तो r बराबर कितना निकल गया, d कितना लिए दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, r/2, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, r बराबर कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 3D आकृति की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब 3D आकृति का हम लोग क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन देखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग लेते हैं घनाभ, घनाभ के रूप में हम ले सकते हैं। देखिए जैसे ये हो गया आपका घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है। क्योंकि घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कैसे हम जानेंगे लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा, ऊंचाई कौन सा है। ध्यान दीजिए, जैसे ये घनाभ है तो घनाभ का ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लंबाई, लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऊंचाई। या फिर आप इस तरह रखेंगे तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, सॉरी ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू प्लस एच इंटू एल। ध्यान दीजिएगा, जहां पर एल बराबर क्या, लेंथ जिसको लंबाई बोलते हैं, बी बराबर ब्रेथ जिसको चौड़ाई बोलते हैं, और एच बराबर हाइट जिसको ऊंचाई बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व कहने का अर्थ क्या होता है, वो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए एल बी है तो इसका मतलब एल गुना बी है, यहाँ पर प्लस है, बी एच है तो यानी कि बी गुना एच है, प्लस एच एल है तो एच गुना एल है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, यानी कि 2 फलक को हटा दिया जाए। जैसे मान लेते ये है तो चारों तरफ से बंद है, तो अगर चारों तरफ से बंद है तो उसको हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। लेकिन अगर यही पोर्शन को देखिए, अगर मान लेते एक पोर्शन ये वाला हम फाड़ के फेंक दे, ये पोर्शन को हटा दिए, खाली कर दिए, इस तरह से हटा दिए ये पोर्शन, फिर उसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर मान लेते इस साइड भी हम क्या किए, इसको हटा दिए इस प्रकार से। ये देखिए दोनों पोर्शन हटा दिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे इस साइड पूरा खाली रह गया, इस साइड भी पूरा खाली हो गया, 2 साइड खाली हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व। यानी कि अगर 2 फलक को हटा दिया जाए,
एक ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से है, तो ये ऊपर वाला फलक है और ये क्या है, नीचे वाला फलक, दोनों फलक को हटा दिए तो ये क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग देखिए घनाभ का आयतन के बारे में देखेंगे कि घनाभ का आयतन होता क्या है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है कि L इंटू बी इंटू एच। फिर उसी तरह घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि इसमें ये जैसे डब्बा है, एक पूरी तरह से बंद है, इसमें आखिर कितना रह सकता है, कोई भी चीज रखेंगे सामान तो इसका कैपेसिटी कितना है वो आपको बताना है, क्षमता बताना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। अब देखिए घनाभ के बारे में हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे घन का। घन के बारे में, घन किसको बोलते हैं, आप देखेंगे कि एक लूडो में जो गोटी होता है जिसको डाइस कहा जाता है, उस डाइस, वो डाइस कैसा दिखता है आपके, घन, उसी को बोला जाता है घन। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप घन देखिएगा तो देखिएगा उसका सब साइड, सभी साइड एक जैसा होगा। इसमें तो एक जैसा नहीं, क्योंकि ये लंबा है, फिर ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर ये पोर्शन भी छोटा हो गया, तो उसमें क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ लेंथ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लेंथ, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो घन, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना एल स्क्वायर, यानी कि सभी साइड बराबर होता है, इसलिए 6 साइड हम लोग 6 गुना एल स्क्वायर लिख दिए, जहां एल बराबर क्या, लेंथ यानी कि भुजाओं की लंबाई है। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व कहने का मतलब वही है कि एक घन लिए, उसका ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या किए, हटा दिए, फाड़ दिया गया पार्ट है, या फिर दोनों पार्ट को खोल दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका पार्श्व, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कराएगा। क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू एल स्क्वायर, यानी कि 4 गुना लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला था भुजा गुना भुजा गुना भुजा, है ना, आयतन, यानी कि इसमें कितना कैपेसिटी, अगर मान लेते ये घन है तो इसका क्या कैपेसिटी है कोई सामान को रखने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, अब घन के बाद हम लोग चलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। मान लेते हैं कि सपोज दैट ये बेलन है, मान लेते हैं इसको हम एक बेलन बना दिए। देखिए संपूर्ण कहने का अर्थ ये हो गया, जैसे ये बेलन हो गया, संपूर्ण कहने का अर्थ ये हो गया कि ये साइड भी पूरी तरह से बंद होना चाहिए और ये साइड भी पूरी तरह से बंद होना चाहिए, तब हम बोलेंगे संपूर्ण। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पर आर बराबर त्रिज्या है और एच बराबर हाइट है, ध्यान दीजिएगा। बेलन का ये जो पोर्शन होता है ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आर कहां से लेंगे, यहाँ पर देखिए एक वृत्त जैसा पार्ट बना हुआ है, तो पार्ट में वृत्त जैसा बना हुआ है तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ परिधि होगा। तो इसीलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण करने का अर्थ हुआ कि ये सब पार्ट भी आएगा उसमें, ये सब का भी क्षेत्रफल लेना है, साथ ही साथ इधर बंद होना चाहिए, इधर बंद होना चाहिए, तब उसको हम लोग संपूर्ण बोलेंगे। क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कहने का मतलब क्या था, ये मुड़ा हुआ सिर्फ भाग, मुड़ा हुआ लेना है, यानी कि ये सिर्फ मुड़ा हुआ भाग का होना चाहिए, ये वाला पोर्शन खाली होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, ये भी पोर्शन खुला हुआ होना चाहिए। तो देखिए ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का परफेक्ट एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन खुला है और ये भी पोर्शन क्या है, खुला हुआ है। तो हम बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन, आयतन में पूरी तरह बंद होना चाहिए, क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ध्यान दीजिए बेलन में क्या होता है कि आखिर हम देखते हैं कि बेलन में भी उसी तरह से आयतन का अर्थ होता है कि कितना सामान इसमें हम लोग कितना कैपेसिटी रख सकते हैं, वो होता है। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, और फिर आपका जाके प्रायिकता पढ़ेंगे, और लास्ट में ग्राफों से परिचय पढ़ेंगे। ठीक है।